गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं और अचानक किसी वीडियो पर रुक जाते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हुए एक ब्रांड को दूसरे पर चुनते हैं, तो उस एक पल के पीछे कितनी बड़ी साइंस काम कर रही होती है। हमें तो लगता है कि यह हमारा अपना फैसला है, पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी दुनिया की, मतलब आधुनिक मार्केटिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस टॉपिक पर एक कमाल का नजरिया पेश करते हैं, और हमारा मिशन है ये समझना कि मार्केटिंग सिर्फ बेचने का नाम क्यों नहीं है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा मिथ है जिसे आज हम तोड़ेंगे। हाँ। ज्यादातर लोग मार्केटिंग को एक फिनिशिंग टच की तरह देखते हैं। प्रोडक्ट बन गया, चलो अब इसे बेचो। पर असलियत ये है कि मार्केटिंग एक बिजनेस का शुरुआती बिंदु है। शुरुआती बिंदु। हाँ, ये वो प्रोसेस है जो तय करता है कि प्रोडक्ट बनेगा भी या नहीं, और अगर बनेगा तो कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, और आखिर में हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मेरे दिमाग में मार्केटिंग की छवि हमेशा से वो मैडमैन वाले एडवर्टाइजिंग एजेंट्स की रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, शानदार स्लोगन बनाने वाले। राइट, हाँ वही। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो तो कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। मतलब ये तो तस्वीर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है ना। बहुत छोटा। वो मैडमैन वाला दौर मार्केटिंग का सिर्फ एक चेहरा था। आज की मार्केटिंग उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और डेटा पर आधारित है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यानी एएमए की एक फॉर्मल परिभाषा है। सुनने में थोड़ी एकेडमिक लगती है, पर उसका सार बहुत शक्तिशाली है। ओके। वो कहती है कि मार्केटिंग वो सब कुछ है जो ग्राहकों, पार्टनर्स और पूरे समाज के लिए वैल्यू बनाने, उसे कम्युनिकेट करने और डिलीवर करने के लिए किया जाता है। वैल्यू, ये शब्द बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? क्या ये सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत है या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वैल्यू का मतलब है ग्राहक के किसी जरूरत को, किसी समस्या को या किसी इच्छा को पूरा करना। अच्छा। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी आपके लिए वैल्यू है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो एक अच्छी फिल्म आपके लिए वैल्यू है। मार्केटिंग का काम है ये समझना कि लोगों को किस वैल्यू की तलाश है और फिर उस वैल्यू को एक प्रोडक्ट या सर्विस की शक्ल देना। समझ गया। तो इसका मतलब मार्केटिंग का पहला कदम है लोगों के दिमाग को पढ़ना। बिल्कुल। ये जानना कि उन्हें क्या चाहिए, शायद इससे पहले कि उन्हें खुद भी ठीक से पता हो। फिर उस हिसाब से एक प्रोडक्ट डिजाइन करना, उसकी सही कीमत तय करना और फिर लोगों को उसके बारे में बताना। एग्जैक्टली। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, इसके बाद उनसे एक रिश्ता बनाए रखना भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और आपने जो पहला पॉइंट कहा, लोगों के दिमाग को पढ़ना, आज वो पहले से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। हाँ। पहले सर्वे होते थे, फोकस ग्रुप्स होते थे। हाँ। सर्च हिस्ट्री, यहाँ तक कि हमारे कमेंट्स के सेंटिमेंट को एनालाइज करके ये पता लगा लेता है कि हमें क्या चाहिए। ये भविष्य का अनुमान लगाने जैसा है। ये तो थोड़ा डरावना भी लगता है, पर फैसिनेटिंग भी है। अच्छा, तो जब एक कंपनी ये रिसर्च कर लेती है तो अगला कदम क्या होता है?
अगला कदम होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये सारी जानकारी इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को दी जाती है, पर मार्केटिंग टीम सिर्फ जानकारी देती नहीं, वो प्रोसेस का एक अभिन्न हिस्सा होती है। मतलब वो भी डिजाइन में शामिल होते हैं? हाँ बिल्कुल, वो ये तय करने में मदद करती है कि प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स होंगे, उसका डिजाइन कैसा होगा, पैकेजिंग कैसी होगी। क्योंकि देखिए, अगर प्रोडक्ट ही लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं बना तो दुनिया की कोई भी एडवर्टाइजिंग उसे बेच नहीं सकती। सही बात है। एक अच्छा प्रोडक्ट ही पहली और सबसे जरूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट बन गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत क्या रखें? ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है ना? बिल्कुल, प्राइसिंग एक पूरी साइंस है। हमारे सोर्सेज में कुछ दिलचस्प रणनीतियों का जिक्र है, जैसे एक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग? हाँ, जहां एक नई कंपनी बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए शुरुआत में कीमत बहुत कम रखती है। मकसद होता है जल्दी से जल्दी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना। और इसका उल्टा भी कुछ होता होगा? हाँ, दूसरी तरफ है स्किमिंग प्राइसिंग। ये एप्पल जैसे ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। वो नया आईफोन लॉन्च करते समय कीमत बहुत ज्यादा रखते हैं ताकि जो सबसे पहले खरीदना चाहते हैं उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। फिर धीरे धीरे कीमत कम करते हैं। ये तो ब्रांड की पूरी इमेज से जुड़ा हुआ है। कम कीमत मतलब सबके लिए, और ज्यादा कीमत मतलब एक्सक्लूसिव। कमाल है। अच्छा, कीमत तय हो गई, अब आती है बारी उस हिस्से की जिसे हम सब मार्केटिंग समझते हैं, प्रमोशन। अपन और होर्डिंग्स तो हैं ही, पर असली खेल अब डिजिटल दुनिया में है। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बिल्कुल, कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि कोई ब्रांड आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आपको कुछ सिखा रहा है या आपका मनोरंजन कर रहा है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में चिल्लाना नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाना है, एक कनेक्शन बनाना है। और यहीं पे नाइकी और कोको कोला जैसे ब्रांड्स जीनियस बन जाते हैं। हमारे सोर्सेज में उनका जिक्र है। और जब मैं सोचता हूं तो ये सच है। नाइकी का कमाल ये नहीं कि वे जूते बेचते हैं, नहीं, बल्कि यह है कि उन्होंने जस्ट डू इट के साथ व्यक्तिगत जीत की भावना को बेचा है। उनकी मार्केटिंग उत्पाद के बारे में है ही नहीं, वो तो उपभोक्ता के हीरो बनने की कहानी के बारे में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो आपको जूता नहीं बेच रहे, वो आपको आपके सपनों का एक बेहतर संस्करण बेच रहे हैं। और जब ये कनेक्शन बन जाता है तो फिर आप कीमत नहीं देखते। आप उस ब्रांड का हिस्सा बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। वाह, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, कीमत तय हो गई, प्रमोशन भी हो गया। लेकिन अगर ग्राहक उसे खरीदना चाहे और वो मिले ही नहीं तो सब बेकार। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस की भूमिका आती है। सही कहा? एकदम। ये मार्केटिंग का वो गुमनाम हीरो है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनना बहुत जरूरी है। क्या प्रोडक्ट किराना स्टोर पर बिकेगा, बड़े मॉल में, या सिर्फ ऑनलाइन? और ये लॉजिस्टिक्स। हाँ, ये सब कुछ। सोचिए, पहले कोई चीज सिर्फ एक शहर में मिलती थी और अब वही चीज ऑनलाइन ऑर्डर करने पर आधे घंटे में घर आ जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है। प्रोडक्ट को सही समय और सही जगह पर उपलब्ध कराना ही आधा खेल जीत लेना है। और जो प्रोडक्ट बिक जाता है तो क्या मार्केटिंग का काम खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आज की दुनिया में तो असली काम वहीं से शुरू होता है। अच्छा, हाँ, इसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी CRM। एक बार की बिक्री से कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं होता। असली फायदा तब है जब ग्राहक बार बार वापस आए और दूसरों को भी बताएं। हाँ, और इसके लिए कंपनियां बिक्री के बाद अच्छी सर्विस देती हैं, फीडबैक लेती हैं, शिकायतें सुनती हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। एक खुश ग्राहक आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम होता है। ये सब तो समझ आ गया, लेकिन आज की दुनिया तो ग्लोबल है, डिजिटल है। इसने मार्केटिंग के खेल को कैसे बदला है? इसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। आज दिल्ली में बैठा एक छोटा सा कारीगर भी अपनी वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज से न्यूयॉर्क में बैठे ग्राहक को अपना सामान बेच सकता है। अमेज़न और एप्पल जैसे उदाहरण है हमारे सामने। बिल्कुल, वो एक ग्लोबल रणनीति बनाते हैं, लेकिन उसे हर देश के लोकल कल्चर के हिसाब से ढालते हैं। इसे ग्लोकल अप्रोच कहते हैं। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। और इसी डिजिटल दुनिया में हम अक्सर महसूस करते हैं कि कंपनियां हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैंने किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचा ही था और उसका विज्ञापन मेरे फोन पर आ गया। हाँ, ये सबके साथ होता है।
तो क्या सोर्सेज इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि ये नैतिक मार्केटिंग और डेटा कलेक्शन के बीच की रेखा कहाँ है? ये आज मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती है। सोर्सेज में सामाजिक और नैतिक मार्केटिंग के बढ़ते महत्व पर जोर दिया गया है। आज के ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो कंपनी के मूल्यों को भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये कंपनी पर्यावरण का ध्यान रखती है? क्या ये अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है? इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR कहते हैं। मतलब अब सिर्फ प्रॉफिट कमाना काफी नहीं है। नहीं, आज के जागरूक ग्राहक उन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं जो समाज पर पॉजिटिव असर डालते हैं। लेकिन यहीं पर एक खतरा भी है जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग? हाँ, मतलब कई कंपनियां सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। पर ग्राहक अब बहुत समझदार हो गए हैं, वो इस तरह के दिखावे को पकड़ लेते हैं। इसलिए अब ईमानदारी और पारदर्शिता मार्केटिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ ज्यादा सामान बेचने से तो कहीं बढ़कर है। हाँ, ये बिजनेस के अस्तित्व का सवाल है। इसे 3 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला, बिजनेस के लिए। जाहिर है अच्छी मार्केटिंग से बिक्री और मुनाफा बढ़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, एक पहचान देती है। हाँ, आज हर कैटेगरी में 100 तरह के प्रोडक्ट हैं। मार्केटिंग ही वो तरीका है जिससे आप ग्राहक को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेहतर है, क्यों अलग है। और दूसरा स्तर ग्राहकों के लिए होगा, है ना? बिल्कुल। ग्राहकों के लिए मार्केटिंग उनकी जरूरतों को पूरा करती है, ये उन्हें बेहतर विकल्प देती है और उनकी जिंदगी को आसान बनाती है। एक अच्छा ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक भरोसे का नाम बन जाता है। और तीसरा स्तर, जिसका शायद हम ज्यादा जिक्र नहीं करते, समाज के लिए। क्या मार्केटिंग का समाज पर भी कोई असर होता है? बहुत बड़ा असर होता है। पहली बात तो ये कि मार्केटिंग इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है। विज्ञापन, सेल्स, रिसर्च, लॉजिस्टिक्स, हर जगह। सही बात है। दूसरी बात, ये चीजों और सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। और आखिर में जब व्यापार बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे समेटूं तो मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस का फंक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ, ये ग्राहक को समझने, उसके लिए वैल्यू बनाने और फिर उस वैल्यू को उस तक पहुंचाने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। ये आज के बिजनेस में सफलता की रीढ़ की हड्डी है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। सफलता के मूल स्तंभ यही है। ग्राहक को हमेशा केंद्र में रखना, अपने प्रतिस्पर्धियों से कुछ अलग और बेहतर करना, मुनाफा सुनिश्चित करना और एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना जो लंबे समय तक चल सके। कमाल है। ये बातचीत मार्केटिंग को लेकर मेरी पूरी सोच को बदल रही है। वैसे एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो हमारे सुनने वालों के लिए दिलचस्प हो सकता है। बताइए। हम ये सामाजिक और नैतिक मार्केटिंग की बात कर रहे थे। जैसे जैसे उपभोक्ता सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, भविष्य में मार्केटिंग में वैल्यू की परिभाषा कैसे बदल सकती है? क्या किसी ब्रांड के अस्तित्व के लिए उसका नैतिक मूल्य उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना कि उसका उत्पाद मूल्य?